हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आज बीटीएससी जेई का 25वां डे है। ठीक है, मतलब 24 क्लास हो चुके हैं और आज का जो पार्ट है आपका 25वां क्लास है। ठीक है, 25 डे। तो चलिए, हम लोग जैसे ही आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी सेशन होते हैं सारे सेशन को हम लोग 2 लाइन से शुरुआत करते हैं ताकि हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी मिले। ठीक है, ताकि हम जो मेरा लक्ष्य है, जो हम सोच रहे हैं, जो मेरा डेडिकेशन, हम उसके प्रति अग्रसर हों। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एसएससी जेई मेंस, ठीक है, एसएससी जेई मेंस और यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए क्लासेस एज ए रेगुलर वे में चलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज उसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीटली अपलोडेड हो चुका है। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे फर्स्ट आप मान के चलते कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नया करने का सोच रहे हैं एसएससी जेई वालों कैंडिडेट्स के लिए और आपका यूपी ट्रिपल एससी, मतलब जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं जेई के लिए, उस पर आपको जैसे कि एसएससी जेई वाले जो चल रहे हैं बैच में, उसमें थोड़ा सा कुछ नया होने वाला है। अब बीटीएससी जेई में तो ऑब्वियसली कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल आप लोग को ही समझ में आ जाएगा। तो अब सेकंड स्टेज में हम लोग चल रहे हैं जो कि आपका एसएससी जेई मेंस के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सब हम लोग लास्ट में बाद में बात होगा कभी, लेकिन अभी जो क्लास का सेशन है तो हम लोग पहले क्लास स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए 2 लाइन क्या है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन और दोनों लाइन अपने आप में एक तबाही है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कभी भी आपके पास अप एंड डाउन आएगी लाइफ में, सबके लाइफ में आते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको उसको सामना करना है और आप ही उसको बदल सकते हैं। ठीक है, कोई आपके लिए कोई दूसरा कोई नहीं बैठा हुआ है। बदलने के लिए अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपना ही बनना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? आज का फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको यहाँ कर दूँ तो अच्छा रहेगा। तुम इधर आ जाओ यार, है ना। तो देखिएगा, बताएं कि क्या बोला गया। थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर आई मीन ये रखता हूँ, ये। ठीक है, ओके। या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर ए मेकिंग ऑफ 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर क्यूब मेरा कोई कंक्रीट है। ठीक है, बी था नॉमिनल मिक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4 का प्रोपोर्शन दिया जा रहा है, जो कि हमको पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सैंड, हमको सैंड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? मेरा जो दे दिया है कंक्रीट का एरिया कितना है, 3 मीटर क्यूब दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मेरा कितना होता है कंक्रीट के से 1.54 × 3, क्या कि मेरा जो वॉल्यूम दिया है कंक्रीट का कितना है, 3 मीटर क्यूब। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए तो। 4×3=12, कितने में 1, 5×3=15 और 1/16 वाक्यत में 1, 3 और 1, 4, 4 पॉइंट कितना आ गया, 4.62 मेरा ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। ठीक है, और हमको पूछ रहा है किसका निकालना है, सेंड का वॉल्यूम। ठीक है, सेंड का मतलब ये अगर सीमेंट हो गया, सेंड हो गया 2
और कोड सेग्रीगेट 4 हो गया, तो हमको 2 को निकालना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4.64। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.64 डिवाइडेड बाई 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 से करेंगे, यहाँ अगर 2 से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 को 2 बाकी तो में 1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। अरे यार 4.62 है, हम 4 लिख रहे हैं, वही सोच रहे हैं वैल्यू क्या वेरी कर रहा है। 4.62 है ना, 4.62 यहाँ भी 62। जब इसको चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 के 2 बाकी में 1 और कितना होगा यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9। 9.62 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7। ऑप्शन भी देखना है, 2 बच गया 22, 7 या 21, 7 या 21, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मीटर क्यूब। ठीक है, पूरा नहीं देखना है, जितना हमको दो डिजिट तक मिल गया तुरंत उसको मार के हमको आगे बढ़ जाना है। किसके बारे में ये बोला, सेंड के बारे में। अगर हमको कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो इसी तरह हम लोग करेंगे क्या, 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू मेरा ये वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना है 4.64, 4.62। यहाँ सबका ड्राई वॉल्यूम भी निकल सॉरी क्या निकलेगा, कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा, कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताए, द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए बुल्ट ऑन ए रिवर। बताए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो है कौन से रिवर पे बनाया गया है, पूछ रहा है। क्या कावेरी नदी पे, या फिर गंगा रिवर पे, या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, या फिर गोदावरी रिवर पे। ठीक है, तो ये आपको जब आपको कंफर्म, ये जीएस का पोर्शन का क्वेश्चन है जो कि इरिगेशन में आप पूछते हैं। ठीक है, इरिगेशन का पार्ट है। बताएं किस पे किया गया है, किस पे बनाया गया है, कौन से रिवर पे, तो एलवेज ये गोदावरी रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, किस पे, गोदावरी रिवर पे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट बताएं कि क्या है कि आइडेंटिफाई वेयर द, क्या हमको देखना है, स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, क्या है, फिलेट वेल्ड कंपेरिजन टू। देखिए हमको क्या देखना है कि एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें क्या है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, फिलेट वेल्ड इन ए कंपेरिजन टू ए ग्रोव वेल्ड। मतलब फिलेट वेल्ड और किसको, ग्रोव वेल्ड के बीच में कंपेरिजन दिया गया है। ठीक है, और इसे पूछ रहा है कि करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट हमको बताना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिलेट वेल्ड नॉर्मली रिक्वायर लेस मटेरियल प्रोपोर्शन एंड इजियर टू फिट देन ग्रोव वेल्ड। बताए ये सही है, फिलेट वेल्ड जो होता है रिक्वायर्ड लेस मटेरियल, एकदम ये सही, यहाँ तक सही है, लेस मटेरियल प्रिपरेशन एंड इजियर टू फिट ए ग्रोव वेल्ड, एकदम सही है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% सही है कि ग्रो वेल्ड में ये इजिली फिट हो जाता है। ठीक है, जो ये इस फिलेट वेल्ड का कहना है। ठीक है, ये मेरा सही है, इसमें लेस मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण ये इसको प्रिपरेशन करने में ज़्यादा आसानी होता है, और इजियर ये फिट हो जाता है किसमें, ग्रो वेल्ड में। सही है। दूसरा देखते हैं क्या है कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए वेल्ड मटेरियल, फिलेट वेल्ड आर स्ट्रॉन्गर दैन ए ग्रोव वेल्ड। क्या जो मटेरियल दिया गया है, इसमें सीधा सीधा यहाँ समझिए कि फिलेट वेल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ग्रोव वेल्ड, ये बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि फिलेट वेल्ड आर स्ट्रॉन्ग, एकदम ये गलत है। एलवेज ग्रोव वेल्ड आर स्ट्रॉन्ग देन फिलेट वेल्ड। ठीक है, इसमें ग्रोव वेल्ड जो होगा ये आपका ज़्यादा मजबूत होता है किसके कंपेरिजन में, फिलेट वेल्ड के कंपेरिजन में। इट मीन्स कि बी जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट बी है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज सही एंड बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा आप लोग हमको ये बताएं कि टाइप्स ऑफ वेल्ड, यहाँ हम लोग लिखते हैं, जैसे एक होता है लैप वेल्ड। अच्छा, ग्रोव वेल्ड को और किस नाम से जाना जाता है, ग्रोव वेल्ड जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, बताएं। ग्रोव वेल्ड को और किस नाम से जाना जाता है, बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड आ गया तो मतलब सब आपको मैथ में फिगर क्लियर हो गया होगा किस टाइप से होगा।
ये आपका देखिए इस टाइप से होगा, एक ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है ग्रोव वेल्ड, तो ग्रोव वेल्ड के लिए हमको थोड़ा सा इसको इस टाइप से यहाँ से ये करना पड़ेगा, इस टाइप से यहाँ ये करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब काटना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा ग्रोव वेल्ड का साइन हो जाएगा। अरे यार, अच्छा इसी तरह बना देते हैं, रुकिए, ये देखिए, एक ये प्लेट है, प्लेट 1 है, ये आपका प्लेट 2 है, ठीक है। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं वी शेप का जो बन रहा है, ये है ना, ये वी शेप का बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट वेल्ड बोलते हैं। अब बट वेल्ड को ही ग्रोव वेल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, बट वेल्ड को ही ग्रोव वेल्ड बोला जा रहा है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो भी मतलब ग्रोव वेल्ड है ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है इन केस ऑफ ए फिलेट वेल्ड, जो कि 110% सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं अकॉर्डिंग टू मोहर्स कूलम थ्योरी ऑफ ए फेल्यूर, ठीक है, इसका फेल्यूर आप लोग पढ़े होंगे। यूजफुल इन ए केस ऑफ ए सॉइल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। चलिए इसका हम लोग पहले की हम लोग थ्योरी इसका कौन कौन सा होता है, फेल्यूर मोहर्स कूलम का फेल्यूर थ्योरी होता है कौन कौन सा होता है। देखिए पहला क्या होता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होगा, सेकेंड पॉइंट का क्या होगा कि मटेरियल फेल्ड बाय दूसरा क्या है, मटेरियल फेल बाय शेयर, ठीक है। ये आपका दूसरा मोहर्स कूलम का फेल्यूर थ्योरी है। सेकंड थर्ड जो होगा, थर्ड जो आपको क्या होगा कि थर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस ऑन द पोटेंशियल फेल्यूर प्लेन, एकदम सही है, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमाइंड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस ऑन अ पोटेंशियल फेल्यूर प्लेन, फेल्यूर प्लेन पे ही हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, जो कि बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है जी, इसमें देखिए, इसमें से हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको 3 स्टेटमेंट पता चल गया। चौथा स्टेटमेंट हम लोग ये देखते हैं, ये भी हमारा चौथा स्टेटमेंट है, कौन, ये द फेल, तीसरा हो गया, ये तो हम लिख दिए कि मटेरियल फेल बाय शेयर, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा देखिए द फेल्यूर क्राइटेरियन डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, एकदम ये गलत है। इस कंडीशन में कि जब भी आपका मोहर्स कूलम थ्योरी का बात किया जाता है तो ये कभी भी आपका इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस पे फेल नहीं होता है, जो कि ये बोल रहा है कि डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये आपका जो द फेल्यूर क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन दी किस पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपका इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस पे ये डिपेंड करता है, जो कि सरासर एकदम गलत बोल रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है दोस्त। यहाँ क्या बोल रहा था, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेकिन जो कि ये सरासर गलत है। आपका जब भी आपका मोहर्स कूलम थ्योरी आएगा तो वो कभी भी आपका इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सरासर गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, जो कि मेरा सी जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगर हमको देखिए और इसमें से एडिशनल जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये भी मतलब 2 यहाँ, 1 3 और चौथा, ठीक है, और 5वां, मतलब 5 स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, पता नहीं आगे अगर कभी क्वेश्चन आए तो उसमें करेक्ट पूछ दे, तो आपको करेक्ट ध्यान भी रखना है और इनकरेक्ट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं, फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। चल पहले हम लोग चैनल बना लेते हैं भाई, किस टाइप से बनता है, ये हो गया आपका
मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक मेरा वाटर लेवल है। ठीक है, ये इसका साइड स्लोप है। ठीक है, ये आपका होता है एन डी, ये आपका हो जाएगा एन डी, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा टॉप विड्थ। क्या पूछ रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन वन स्लोपिंग सेल बी इक्वल टू, वन स्लोपिंग सेट बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है। तो आपको कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन ए केस ऑफ ए मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के कंडीशन में। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हम लिखना चाहें कि पहले एक हेडिंग दे देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहेगा। हेडिंग आपको क्या है इसमें, फॉर इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल, चाहे एफिशिएंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्या है भाई पॉइंट, देखिए पॉइंट क्या है। फर्स्ट जो बोला रहा है, फर्स्ट इसमें से क्या बोल रहा है, ये पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो रेफरेंस पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो बोल रहा है कि द फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन वन ऑफ द स्लोपिंग सेट बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, तो ऑन स्लोपिंग स्लोपिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ टॉप विड्थ, ठीक है। हाफ ऑफ टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, बी प्लस 2ND हो जाएगा ना, बी ये यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा प्लस ND, ये वाला ND, ये वाला ND, ठीक है। तो बी प्लस 2ND, ठीक है। स्लोपिंग विड्थ रूट अंडर n² प्लस 1, ठीक है। स्लोपिंग का इसका है, ये स्लोपिंग है n² प्लस 1, ठीक है। और इसका जो सेकंड पॉइंट हमको ध्यान रखना है, और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है, हाइड्रोलिक रेडियस R जो होता है आपका, क्या होता है, हाफ किसका, हाफ द डेप्थ ऑफ है, हाफ ऑफ फ्लो डेप्थ, किसका, हाफ ऑफ फ्लो डेप्थ, ठीक है। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया, कौन सा हो गया, क्या रहा था, वन स्लोपिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ टॉप विड्थ, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं। इजी क्वेश्चन है कि इन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रायर यूज इन ए वर्निश, ठीक है। वर्निश से हम लोग अभी लगातार 2 या 3 दिन से लगातार हम लोग क्वेश्चन पढ़, इसका डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी आपका फ्रेंच पॉलिश वर्निश क्या होता है, सैलिक वर्निश क्या होता है, इसमें से आपका इसका एक ड्रायर का एग्जाम्पल पूछ दिया, बताएं। ड्रायर का जो एग्जाम्पल होता है इन्हें यूज इन किसमें, वर्निश में, तो क्या होता है, लिथर्ग जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ड्रायर यूज इन वर्निश, जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, वर्निश में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इफेक्ट फॉर द कैलकुलेट द इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ टेंसल स्टील टेंशन मेंबर, बताएं। टेंशन मेंबर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका कौन कौन सा अफेक्ट करता है, तो समझ में आ जाएगा। देखिए लिखिए क्या फैक्टर्स,
फैक्टर अफेक्टिंग टेंशन मेंबर, फैक्टर अफेक्टिंग टेंशन मेंबर। ठीक है, देखिए पहला कि इसका तो ज्योमेट्रिक शेप पे भी डिजाइन करेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंशन मेंबर का पहली बात कि ज्योमेट्रिक शेप पे इसका फैक्टर अफेक्ट करेगा। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोल सकते हैं कि इसके शेयर लेग का भी फैक्टर है, या भी शेयर लेग जो होता है, शेयर लेग भी इसका एक फैक्टर है। किसका? टेंशन मेंबर का शेयर लेग फैक्टर। ठीक है, थर्ड बताएं तो थर्ड जो आपका है कि डक्टिलिटी फैक्टर भी है, डक्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये आपका 3 फैक्टर है। ठीक है, किसका? फैक्टर अफेक्टिंग, जो कि टेंशन मेंबर को अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें देखिए तो ज्योमेट्रिक फैक्टर है एकदम है, डक्टिलिटी फैक्टर एकदम है, शेयर लेग फैक्टर एकदम है, लेकिन ये जो आपका इम्परफेक्शन फैक्टर है, ये इसका फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। लेकिन आप हमको ये बताएं कि इम्परफेक्शन फैक्टर का क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी पढ़े हैं ना? इम्परफेक्शन फैक्टर क्लास ए क्लास का वैल्यू कितना होता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए क्लास का वैल्यू कितना होता है? 21, कितना? 0.21। और क्लास बी का 34 पॉइंट, क्लास सी का 0.49, क्लास डी का 0.76। ठीक है, तो ये भी आपको, ठीक है, तो आपको ये भी क्लास आपको ध्यान रखना है। इम्परफेक्शन फैक्टर जो कि क्लास ए के लिए इतना होता है, क्लास बी के लिए 34 होता है, क्लास सी के लिए 49 होता है, क्लास डी के लिए 76 होता है। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना, ये आपका एडिशनल है। और साथ में साथ इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और डी से हम ये सारे जानकारी हम इकट्ठा किए। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। बताएं, टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया गया है और ये साइड उसका आईएस स्पेसिफिकेशन दिया गया। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट मैच दी फॉलोइंग क्या है? फर्स्ट है कि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का? ग्रेटर देन 30 मिनट या फिर लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट तो सबको याद है, हमको यहाँ पता है कि 30 मिनट सबको बोलेगा। लेकिन कुछ लोग जो होंगे उनको ये नहीं पता है कि ग्रेटर देन 30 मिनट होता है कि लेस देन 30 मिनट होता है। ठीक है, बताएं। तो एलवेज आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है, एलवेज लेस देन 30 मिनट होता है। क्या? लेस देन 30 मिनट, लेस देन 30 मिनट। ठीक है दोस्त, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ए सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, क्या नॉट लेस देन 30 मिनट? कितना? 45 मिनट। क्या इसमें बोल रहे हैं? 45 मिनट। बताएं, क्या सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? नॉट लेस देन 45 मिनट होता है क्या? ये भी आपका गलत है। नॉट लेस देन, ये सही है, नॉट लेस देन सही है, लेकिन यहाँ 45 मिनट नहीं होता, ये आपका 30 मिनट होता है। ठीक है, ठीक है, इसका कितना होगा? 30 मिनट होगा। ठीक है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? 45 मिनट लिखा है। ठीक है, थर्ड जो आपका है कि फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ए सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट नॉट मोर देन 600 मिनट। क्या ये सही है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लेकिन ये जो आपका ये सही है, 110% सही है कि नॉट मोर देन 600 मिनट। ठीक है, सारा मिनट के टर्म में दिया है, तो इसको भी मिनट के टर्म में दिया है। ठीक है, तो मेरा ये जो है फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का नॉट बी लेस देन 600 मिनट होता है, जो कि देखा जाए तो ऑप्शन खाली ओनली एलवेज लास्ट खाली ऑप्शन ओनली 3 इज राइट आंसर। ये सब, ये तो गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, तो हमको जो एक बचा वही ना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, मतलब डी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इन ए हिली एरियाज वेस्ट कलेक्शन शुड आइडियली स्टार्ट एट अ लोअर पॉइंट एंड प्रोसीड टू हायर पॉइंट। बताएं, हिली एरिया में जो हम लोग वेस्ट को कलेक्शन करते हैं, क्या वो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर पॉइंट से? हाँ, हिली एरिया में जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करना, क्या वो हिली लोअर पॉइंट से और प्रोसीड टू हायर पॉइंट जाते हैं, या फिर हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट क्यों आते हैं? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एलवेज हम लोग हिली एरिया में जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, एलवेज हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू प्रोसीड देन लोअर लेवल, ठीक है। जो कि यहाँ बोल रहा है कि लोअर लेवल टू हायर लेवल, जो कि ये सरासर रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या बोलता है स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ ए वेस्ट स्टार्ट एट ए लोअर पॉइंट एंड प्रोसीड टू ए हायर level ensuring that waste collector or waste collection vehicle need not be carry increasing amount of waste up steep slope। ये भी आपका गलत है, ठीक है। एसएससी ने ये दोनों को सही ठहराया है, ठीक है, एसएससी ने ये दोनों को सही बोला है, लेकिन जब आप रेफरेंस बुक को आप रेफर करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप हिली एरिया में जो हम लोग वेस्ट को कलेक्ट करना है तो एलवेज यहाँ क्या बोला, लोअर टू हायर, लेकिन नहीं, हायर टू लोअर होगा इन केसों में हिली एरियाज, ठीक है, जो कि मेरा सरासर गलत है। एक मैं रेफरेंस बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तब बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, हाँ, ठीक है। लेकिन जो एसएससी मान लिया है, एसएससी जिसको मान रहा है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एसएससी किसको आंसर दिया जानते हैं, ये दोनों को सही बोला है, मतलब बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ए करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसको बोला है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर ए बोला है एसएससी ने, लेकिन एक्चुअल में जो देखिएगा, आप रेफरेंस बुक उठाइएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड इसको आंसर मान रहा है तो हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएं, एज पर IS 7861 पार्ट नंबर 1, एनी ऑपरेशन ऑफ कंक्रीटिंग डन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एवब अदर देन ए क्यूरिंग स्टीम क्यूरिंग इन टर्म एज हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीटिंग के लिए टेम्परेचर बताएं जी, कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, एवब 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू ए सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए प्योर टोर्सन, ठीक है। प्योर टोर्सन के केस में इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताएं आप, ठीक है, ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, पहली बात, हमको पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है कि एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज 0। ये क्या सही है या फिर गलत है? ये सरासर गलत है एकदम। जब भी हम लोग किसी प्योर टोर्सन का बात करें, ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट हो और प्योर, उसमें जब प्योर टोर्सन अप्लाई हो तो इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो आउटर सरफेस पे जो आपका शियर स्ट्रेस होता है एलवेज मैक्सिमम होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो होता है एलवेज आउटर सरफेस पे मैक्सिमम होता है और उसका सेंटर पे 0 होता है, ठीक है। जो कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि एट द आउटर सरफेस शाफ्ट ऑफ द शियर स्ट्रेस इज 0, एकदम ये सरासर गलत है, ठीक है। आउटर सरफेस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है कि इफ अ मोमेंट इज अप्लाइड इन ए वर्टिकल प्लेन containing the longitudinal axis of a beam, it will be subjected to a torque causing torsion in a member। ये भी गलत है, ठीक है, causes torsion in a member, ये रॉन्ग है। सेकंड देखिए क्या है कि द ट्विस्ट अलोंग शाफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी गलत है, यूनिफॉर्म होता है। जब भी हम लोग किसी शाफ्ट को हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नॉट यूनिफॉर्म, जो कि ये भी गलत है। जो आपका बच गया ये आपका राइट आंसर है। क्या है? टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ ए 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ ए शाफ्ट इज टर्म एज टॉर्सनल रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ रेल। बताइए इनमें से कौन कौन सा फैक्टर जो है कि हम लोग रेल को, जैसे हम लोग कोई भी रेल रेल समझ रहे हैं ना, हाँ रेल को समझ रहे हैं, तो हम लोग कौन कौन सा फैक्टर्स हम लोग फैक्टर जो होते हैं जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी रेल को सिलेक्ट करने के लिए कि ये रेल इस एरिया के लिए सही है। इस ट्रेन अगर इसमें अगर बुलेट ट्रेन चल रहा है तो ये बुलेट ट्रेन के लिए ये जो रेल है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं परफेक्ट है, वो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? ठीक है, उसका आप लोग का स्ट्रेंथ देखे होंगे, उसका आप लोग ड्यूरेबिलिटी चेक किए होंगे, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ वो आप लोग देखे होंगे, उस पर जो ट्रेन मूव करेगा कितने की स्पीड में मूव करेगा आप लोग वो देखे होंगे, है ना। तो सारा कंडीशन को देखते हुए किसी भी रेल को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट कंसीडर, हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि स्पेसिंग ऑफ रेल, एकदम ये भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रेल हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर ए सिलेक्शन ऑफ ए रेल। ठीक है, रेल को सिलेक्शन करने के लिए स्पेसिंग ऑफ रेल हम लोग कंसीडर करते हैं। स्पीड ऑफ ए ट्रेन जरूरी है, कौन सा बुलेट ट्रेन चल रहा है या फिर मेरा वंदे भारत चल रहा है या फिर लोकल एमई चल रहा है। ठीक है, तो कौन से ट्रेन चल रहा है, कितने का लोड उस पर, सारा जो बॉगी रहता है, कोचेज रहता है, कितना लोड आएगा, सारा देखिए सारा कैलकुलेशन हो, तो उसके बाद किसी भी ट्रैक को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रैंडमली डिजाइन करता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी ट्रैक को डिजाइन करने के लिए इस पर कौन से ट्रेन मूव कर रहे हैं, उस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग इस ट्रैक को दे रहे हैं उस पर मैक्सिमम लोड कितना तक आ सकता है, कितना लोड अभी आ रहा है, अब फ्यूचर में लोड कितना बढ़ेगा, उसके हिसाब से किसी भी रेल को डिजाइन किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्पीड ऑफ रेल ट्रेन एकदम सही है। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव रेलवे स्टेशन, ये इससे को रिलेटेड नहीं है सिलेक्शन ऑफ रेलवे, सिलेक्शन ऑफ रेल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव रेलवे स्टेशन, इसमें रेलवे स्टेशन का कोई मतलब है इसमें से, सिलेक्शन ऑफ रेलवे का हमको रेल को हमको सेलेक्ट करना है तो उसको इसके इस टर्म से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गेज ऑफ अ ट्रैक ये जरूरी है। ठीक है, ट्रैक का गेज, गेज ऑफ अ ट्रैक किस टाइप का गेज वहाँ पर लगेगा, ब्रॉड गेज लगेगा, मीटर गेज लगेगा, समझे ना। हाई टेक सिटी में तो किस टाइप से कौन टाइप का वहाँ पर गेज लगेगा, तो ये आपका फैक्टर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी इज अ राइट आंसर। लेकिन जो इसमें पूछ रहा है हमको कि नॉट कंसिडर्ड, इट मीन्स कि सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें नोट ना कौन नहीं है तो पूछ रहा है, तो हमको सी ही ना मारेंगे, मेरा सी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व। निकालने फार्मूला क्या होता है, लेंथ इक्वल टू पाई आर, सॉरी पाई आर, पाई आर फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर डेल होता है यार, पाई आर डेल डिवाइडेड बाई 180, पाई आर डेल, पाई आर डेल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई 180। इस वैल्यू में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई आर हमको क्या करना है, आर तो हमको निकालना, क्या लेंथ निकालना है ना, लेंथ निकालना। ठीक है, पाई आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 400, डेल डिफ्लेक्शन कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 180। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये टर्म को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, स्टॉर्म वाटर इनलेट, कैच बेसिन एंड फ्लशिंग मैनहोल। बताएं, कैच बेसिन पहले देखिए, हम आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जब भी आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग टाइप का आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले जो सबसे पहले आपको आता हो पहले आप उसे मैच द फॉलोइंग कर ले, मतलब उसको मैच कर ले, जैसे हमको इसके बारे में हमको पता है कि कैच बेसिन क्या होता है। ठीक है, कैच बेसिन क्या होता है, कैच बेसिन एक इस टाइप का आपका स्टॉर्म है, मतलब कि इस टाइप का आपका बोल सकते हो सीवर टाइप का है, मैनहोल टाइप का है, जिसमें आपका ये क्या करता है, इसका फंक्शन यही है कि जो भी हैवी हैवी पार्टिकल्स जितने आते हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, स्टॉर्म स्टॉर्म पानी के, बहता हुआ पानी के साथ जो भी बड़े बड़े जो पार्टिकल्स आते हैं, हैवी हैवी पार्टिकल्स आते हैं उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो
वो कौन कौन रिमूव करता है? तो कैच बेसिन करता है। इट मीन्स की प्रोवाइडेड टू स्टॉप एंट्री ऑफ ए हैवी डिब्रीज प्रेजेंट इन स्टोर्म वाटर इनटू ए सीवर। सीवर में आने से उसको रोक देता है, किसको? हैवी डिब्रीज को, हैवी पार्टिकल्स को। ठीक है, तो बी का हो जाएगा, बी का सी। ठीक है भाई, बी का सी देखिए तो किसमें है? दो का सी ना, अच्छा, दो का सी, ऑप्शन नंबर सी, बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक ही गो में दो का सी है, बाकी इसमें दो का बी है, इसमें दो का ए है। लेकिन हम लोग आगे भी देखते हैं। फ्लशिंग मैन होल, देखिए फ्लशिंग मैन होल इस टाइप का ये मैन होल होता है कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का इसको फ्लशिंग मैनहोल को एलवेज जो प्रोवाइड किया जाता है, एलवेज कहाँ पे? हेड पे, सीवर के हेड पे फ्लशिंग मैनहोल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ ए सीवर, ऑफ द सीवर। ठीक है, कहाँ पे? सीवर के हेड पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो बच गया स्टोन वाटर इनलेट, मतलब ये हो जाएगा एडमिट सरफेस रन अप टू दी सीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं क्या है? ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ए शियर स्ट्रेन। बताएं वो क्या? वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है या फिर आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है, या फिर आइडियल फ्लूइड होता है, या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है? तो आप लोग जानते हैं कि नॉट ए प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल होता, अगर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस is directly proportional to the rate of shear strain, shear strain। इसको अब क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि नोट है, नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ए शियर स्ट्रेन। इट मीन्स की हो जाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं। आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ए कैनाल बेस्ड ऑन ए, किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ ए कैनाल। ठीक है, डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ ए कैनाल इस पे बेस्ड है। बताएं इनमें से कौन सा ऑड है? पावर कैनाल, नेविगेशन कैनाल, ब्रांच कैनाल, या फिर आपका कैरियर कैनाल? बताएं। ओड ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जो कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ए बेस्ड हम लोग लिखते हैं। अब पहला क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ कैनाल। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया पावर कैनाल, पावर कैनाल इस पे बेस्ड है। ठीक है, सेकंड हम लोग ले लेते हैं, सेकंड जो इसका होगा क्या? कैरियर कैनाल, कैरियर कैनाल। ठीक है, थर्ड इसका देख लेते हैं। आपका थर्ड जो है नेविगेशन कैनाल, नेविगेशन कैनाल। ठीक है, तो तीन आपको ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, दो और होता है, दो क्या होता है? फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन कैनाल। देन 5 जो आपका हो गया फीडर कैनाल, फीडर कैनाल। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डिस्चार्ज है, लेकिन जो इसमें छूट गया जैसे आपका ब्रांच कैनाल हो गया। ठीक है, तो ब्रांच कैनाल ये सबसे अलग है, ये इसके क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। किसका? डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ ए कैनाल पे ये बेस्ड नहीं है। कौन सा नहीं है? ब्रांच कैनाल। ठीक है, एक और होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी।
जैसे इस टाइप से एग्जाम पूछा ना, तो उस टाइप से वो ये भी पूछ देगा। देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या, कैनाल अलाइनमेंट। बताएं, ये तो आपको पता होगा कैनाल अलाइनमेंट, ये आप लोग जानते होंगे क्या। देखिए पहला रीज कैनाल, ठीक है, सबको इससे आप लोग वाकिफ होंगे। इसका क्या होता है फंक्शन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। दूसरा कंटूर कैनाल और थर्ड क्या हो गया आपका, साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप साइड स्लोप कैनाल, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और होता है डिस्चार्ज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, ओनली फॉर डिस्चार्ज के टर्म में। तो आपका जैसे हो गया डिस्चार्ज के टर्म में क्या बोल सकते हैं, मेन कैनाल हो गया, ब्रांच कैनाल हो गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, एंड फील्ड कैनाल हो गया, ठीक है। ये आपका बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग। बताएं, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ईडीएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन ईडीएम, यूज इन सर्वेइंग, सर्वे में हम लोग यूज करते हैं। बताएं, प्रिज्मेटिक कंपास एकदम नहीं, पेंटाग्राफ एकदम नहीं, ऑटो लेवल एकदम नहीं। ये आपका जो टूलरोमीटर है, टूलरोमीटर को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, यूज इन ईडीएम में, यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे, ठीक है, यूज इन सर्वे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए चीप कंस्टिट्यूएंट यूज इन एसिड रिफैक्ट्रीज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सेरेमिक मटेरियल, ठीक है। बताए, तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आपका एसिड रिफैक्ट्री कौन कौन से एसिड रिफैक्ट्री में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वो समझ जाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं कौन सा है जो कि इसमें नहीं होता है। एसिड रिफैक्ट्री कंस्टिट्यूएंट लिखते हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए constituent of acid refractories, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो गया, क्वार्ट्ज, ठीक है। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं गैनिस्टर, ठीक है। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं सिलिका, ठीक है, ठीक है। ये तीन इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसका, एसिड रिफैक्ट्री का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नॉट ए चीप कंस्टिट्यूएंट यूज इन एसिड रिफैक्ट्री फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेरेमिक मटेरियल। सेरेमिक मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको ये तीन मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है, क्वार्ट्ज का, गैनिस्टर का और सिलिका सिलिका का। लेकिन जो इसमें से नहीं है, मतलब मैग्नेसाइट जो है, इसका कोई कंस्टिट्यूएंट नहीं है, नॉट ए कंस्टिट्यूएंट इन अ एसिड रिफैक्ट्री, ठीक है, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सेरेमिक मटेरियल। सेरेमिक मटेरियल के लिए एसिड रिफैक्ट्री का कौन सा पार्ट, कौन सा मटेरियल नहीं है, तो मैग्नेसाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज हम लोग सेरेमिक मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग सेशन को लाइक करें, देन सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग के चलते ही ये क्लासेस अब तक इस कंडीशन में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि 25 मतलब 1 मंथ होने वाला है, ठीक है। ये आपको 25वां क्लास है, इसके बाद बस 5 क्लास के बाद आपको 1 मंथ पूरा कंटिन्यूअस हो गया होगा, ठीक है। और 1 मंथ के बाद कुछ प्लानिंग अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, देन लाइक करें एंड देन शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे कि क्वालिटी, एक जो क्लासेस जो मतलब पेड कोर्सेज में होता है, एक जो पेड कोर्स में कराते हैं
और एक जो फ्री कोर्स का जो कंटेंट है, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा, ठीक है। और मैं आपको ये वादा दिलाना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट पेड कोर्स में नहीं मिल पा रहा है ना, वो मैं आपको फ्री कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। विदाउट फ्री, कोई पैसा कोई कुछ नहीं, ठीक है। खाली आके आप लोग चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोग का क्वालिटी में, कंटेंट में कोई भी तरह का किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे कॉन्सेप्ट के मामले में हो, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के मामले में हो, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप लोग का ही देन है कि चैनल इस पोजीशन पर आया है। और थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कर दें तो चैनल थोड़ा सा और अलग लेवल पे होगा, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी बेहतर कंटेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग कमेंट भी करें ना, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का आपको चाहिए कंटेंट, ठीक है। क्या ये कंटेंट आपको सुटेबल नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, और नहीं भी लग रहा है तो हमको आप बताएं, कमेंट करें कि नहीं क्या इम्प्रूवमेंट रह गया, क्या करना बाकी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन को क्वालिटी में चेंज करना है, मतलब जो इसका क्वेश्चन का लेवल है, इसको इसको थोड़ा सा क्या करना है आप लोग बताएं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी है तो वो आप बताएं। देखिए, जब तक आप वन साइडर रहिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा, ठीक है। आके साथ में दोनों साथ साथ चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक, ठीक है, बीटीएससी जब तक होगा एग्ज़ाम ना, तब तक आपके पास इतना सारा मटेरियल रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इसमें पूरी तरह से आपका सारा टेक्निकल क्वेश्चन ही आना है, ठीक है। एक महीना जैसे ही पूरेगा, एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा सारा, मतलब 30 वीडियो। इसके बाद हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा सा तलाशेंगे, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो बात किया जा रहा है कि सारा कंटेंट पे ही काम किया जा रहा है, ठीक है। बस आप लोग इतना जाने, ठीक है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, आपको क्या कि बीटीएससी में बहुत बड़ा वैकेंसी है भाई, सबको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, और सबको ही लगा हुआ है, ठीक है। सबको ही लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है। तो आपके लिए भी मैं कंटेंट लाने में दिन रात एक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको, जब मैं दिन रात एक कर रहा हूँ तो आपको तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दें, थोड़ा चैनल को शेयर कर दें अपना भाई लोग के, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी मेरे से जुड़ सके, ठीक है, और साथ में हम लोग चल सकें, ठीक है दोस्त। ये सारा आप लोग का हाथ में, ठीक है। चलिए, हम लोग फिर लास्ट में बात करेंगे। अभी हम लोग पहले जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, पहले हम लोग इसको पूरा कर लें, ठीक है। देखिए क्या है। It is observed that in a road construction project, the original sanctioned estimate is likely to exceed by more than 30% due to the increase in the cost of a raw material. The detailed estimate is prepared for the situation is known as, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट, सीधा सीधी बात है, ठीक है। उतना ज़्यादा तामझाम है नहीं, रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एडिशनल वर्क, जो किसी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो एडिशनल वर्क हमको करने को रहता है, जैसे कुछ एडिशनल वर्क आ गया, बोलिए आपको करना है, तो वो जो एस्टिमेट होगा आपका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, मतलब टू एडेड एडिशनल वर्क, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको पता है, अब एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट पता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताए, विच द फॉलोइंग रॉक मिनरल इज मेड ऑफ ए केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, बताए कौन से रॉक मिनरल्स में, विच द फॉलोइंग रॉक मिनरल्स इज मेड ऑफ ए केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, बताएं किसमें ये पाया जाता है, जिप्सम में, माइका में, डोलोमाइट में, या फिर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। तो ये जो आपका है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये आपको डोलोमाइट में पाया जाता है, किसमें, डोलोमाइट में। डोलोमाइट एक इग्नियस रॉक है, ठीक है दोस्त।
थोड़ा चार्ज भी लगा लेते हैं, सिस्टम डाउन हो रहा है। ठीक है, क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, ए सैंड डिपॉजिट हैज ए फ्लोइंग प्रॉपर्टी इट इन इट्स ए नेचुरल स्टेट। ठीक है, बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट कितना दिया गया है, 19 है, 19.5 है। सेकंड क्या आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दिया गया कितना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर कंटेंट कितना है, 15% है। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट दी पोरोसिटी ऑफ ए सैंड इन ए नेचुरल स्टेट। ठीक है, हमको निकालना क्या, पोरोसिटी, एन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एन निकालने से पहले इसमें और कुछ निकलेगा, जैसे आपको बल्क यूनिट वेट दे दिया है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दे दिया है। ठीक है, तो पहले हमको इससे पहले क्या निकालेंगे, इससे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट गामा डी, गामा टी क्या कैसे निकलेगा आपका, हो गया आपका बल्क यूनिट वेट गामा टी प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो आपका बल्क यूनिट वेट कितना है, 19.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना है भाई, कितना है, 0.15। ठीक है, 15, ये कितना हो गया, 19.5 डिवाइडेड बाई 1.15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा गामा डी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, आपका वॉइड रेशियो, ई निकालेंगे। ई निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला इसमें, ई निकालने के लिए आपका हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस बाई गामा डी माइनस 1। ठीक है, तो गामा एस कितना हो गया, पहले आप लोग बताएं, क्या गामा एस कितना निकलेगा, सॉरी गामा डी कितना निकलेगा। ये आपका जो आएगा 16.9 आएगा। ठीक है, 16.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, गामा डी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं गामा, पहले गामा एस कितना है, 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ 25 हो गया डिवाइडेड बाय गामा, गामा डी कितना है 16.9। ठीक है, माइनस 1, इसको कीजिए अब, जब इसको ऑलमोस्ट सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 16, 25, इसको जब माइनस कीजिएगा, ये सॉल्व कीजिए कितना आएगा आपका, ये लगभग आपका 0.47 के समथिंग आएगा। ठीक है, कितना, 0.47। ठीक है, अब हमको देख लीजिए गामा डी भी आ गया, वॉइड रेशियो भी निकल गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, पोरोसिटी, मतलब एन, एन इजकल टू क्या हो गया, ई बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो मेरा ई कितना आ गया, 0.47 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.47। ठीक है, इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 डिवाइडेड बाई 1.47 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 32.34 है, 32.17 आएगा, 32.17% आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं किसका है, एक दो स्टेटमेंट दिया गया है, किसके टर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, कंपैक्शन ऑफ ए सॉइल, एकदम मस्त है ये तो। आप लोग से ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपैक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और कंपैक्शन से हम लोग बहुत क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो बताएं आप लोग क्या होगा। देखिए तो थोड़ा स्टेटमेंट ए पढ़िए और स्टेटमेंट बी पढ़िए। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ए कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल अटेन ए मैक्सिमम, अटेन मच हायर डेंसिटी, फाइन ग्रेन सॉइल अटेन ए हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट व्हेन कंपेयर टू ए वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो पहली बात की हम लोग बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन सा होता है, आपका क्ले और सिल्ट। ठीक है, क्ले और सिल्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल जो अटेन करते हैं क्या, हायर डेंसिटी एंड लोअर वाटर कंटेंट, एकदम ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब कैसे गलत हुआ, देखिए जब भी आपका फाइन ग्रेन सॉइल होगा उसमें एलवेज वाटर कंटेंट कभी लोअर नहीं होगा, वाटर कंटेंट एलवेज हायर होगा। ठीक है, वाटर कंटेंट जब हायर होगा तो इट मीन्स आपका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी आपका लोअर होगा, ये मतलब उल्टा कर दिया है। ठीक है, लोअर होगा।
ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, मतलब सही स्टेटमेंट क्या होगा कि फाइन ग्रेन सॉइल अटेन मच ए लोअर डेंसिटी ऑफ ए सॉइल एंड हायर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एज कंपेयर टू ए वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल इट मीन्स क्या, ग्रेवल और सैंड। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट जो बोल रहा था पूरी तरह से आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है सो। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड हाँ सेकंड स्टेटमेंट कि कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ ए सॉइल ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इंक्रीज, सॉइल जो कॉम्पैक्ट किया है वही बोल रहा है कि सॉइल को हम कॉम्पैक्ट किए तो सॉइल जो उसका इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज एज ए वाटर कंटेंट, एकदम सही है, यहाँ तक सही है। इंक्रीज ए वाटर कंटेंट, इंक्रीज टिल, इंक्रीज एज ए वाटर कंटेंट इंक्रीज टिल मैक्सिमम, जो आप लोग ये ग्राफा देखे है ना, ये ग्राफा तो यहाँ बोल रहा है टिल मतलब मैक्सिमम, टिल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। यहाँ हम लोग आज क्या अचीव हो गया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमको अचीव हो गया। ठीक है, यही बोल रहा है, ठीक है यही बोल रहा है। इसके बाद अगर बोलता तो इसके बाद आपका क्या हो रहा है, देन आफ्टर, अगर इस स्टेटमेंट में हम लोग अगर कुछ जोड़ा जाए तो हम लोग जोड़ सकते हैं कि देन आफ्टर आपका जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, अगर इसी में अगर रहता आगे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज अचीव एज ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पे, ठीक है यहाँ पर अचीव हम लोग कर लिए। इसके बाद जो होगा इसका जो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है यहीं तक बोला है, इट मीन्स कि ये मेरा 110% सही है। और ये स्टेटमेंट था गलती था, गलती क्या था मैं आपको रीजन भी दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि बी बी इज करेक्ट कहाँ है जी, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। बी इज करेक्ट एंड ए इज अनकरेक्ट। ठीक है, ए किस कारण से गलती हुआ मैं वो आपको बता दिया। ठीक है, और ये जो इसका एक्सप्लेनेशन इस फिगर के माध्यम से आपको बता दिया, ये आप लोग पढ़े होंगे कंपैक्शन वाले सवाल में। ठीक है, सॉरी कंपैक्शन चैप्टर में ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बताएं, एज पर अजम्पशन, हम लोग कल या परसों हम लोग एजम्पशन पढ़े थे, इसका पढ़े थे ना भाई। एज पर अजम्पशन मेड इन ए डिजाइन ऑफ ए आरसीसी मेंबर फॉर ए लिमिट स्टेट कोलैप्स इन ए फ्लेक्चर, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन ए टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए सेक्शन इन द सेक्शन एट अ फेल्यूर शैल नॉट बी लेस देन, कितना होता है, तो थोड़ा सा आपको टर्म पूछ दिया है, बताएं कितना होता है जी। मैक्सिमम स्ट्रेन इन ए maximum tensile strain not be less than maximum tensile reinforcement when a tension reinforcement should be not be less than, क्या था स्टेटमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट should not be less than कितना होता है, कल आप लोग पढ़े थे ना, कितना होता है बताएं आप लोग, FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, और इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं क्या, 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। ठीक है, तो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि टेकिंग ए स्टील ग्रेड 415 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हो गया मेरा 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई ES को ES रहने देंगे प्लस 0.002। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.875 इंटू 415 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो कुछ इसी टर्म में दिया गया, ES के टर्म में हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए और देखिए अगर कौन सा वैल्यू आ रहा है आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा कि प्लस 0.002। इसी तरह एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको लग रहा है 7 बजे 35
7×5 = 35। गुना कर लीजिए भाई, हमको गुना कर लीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। बताएं, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? रिस्पेक्ट में किसके पूछ रहा है? रिस्पेक्ट टू ए फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉइल। ये तो आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल बहुत आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, बहुत बार मैं क्वेश्चन भी इस टॉपिक से स्पेशल प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल से हम लोग कराए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमको? करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया गया, स्टेटमेंट ए देन स्टेटमेंट बी। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ ए वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट वेट। क्या ये हम लोग पढ़े हैं क्या? प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। हम लोग तो ये पढ़े हैं, पढ़े ना हम लोग ये कि प्रोबेबिलिटी जब बढ़ेगा तो मेरा यूनिट वेट ऑफ वाटर बढ़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल जब बढ़ेगा तो मेरा डेंसिटी क्या विस्कोसिटी ऑफ वाटर घटेगा। ठीक है, जब आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल घटेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल घटेगा, इट मीन्स कि आपका डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो हम इतना एरो लिखा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो मेरा तो नीचे है, ये विस्कोसिटी हो गया, आपका ये यूनिट वेट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल मीडियम अल्टर दी प्रोबेबिलिटी थ्रू ए सॉइल। एकदम सही, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल। ठीक है, हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा तो मेरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी घटेगा इट मीन्स कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी आपका घटेगा। ठीक है, तो ये जो देख लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट मेरा है, स्टेटमेंट बी मेरा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट बी मेरा करेक्ट है, इट मीन्स कहाँ गया ऑप्शन? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट देन ए इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, एज पर IS 10/500/2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ लीड कंटेंट इन ए ड्रिंकिंग वाटर। लीड कितना होता है? 0.01 mg/लीटर। ठीक है, कितना? 0.01 mg/लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच इज द फ्लोइंग लो स्टेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन वाटर टू सीमेंट रेशियो प्रोवाइडेड द मिक्स इज वर्केबल। कौन सा लो है ये? कौन सा लो है बताइए? ये तो हम लोग जानते हैं कि ये तो 100% आपका एब्राम्स लो होगा, ये हम लोग पढ़े ही नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन वाटर सीमेंट रेशियो से है ही नहीं, कूलम का भी नहीं है, स्टीफेंस का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ इस सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग द अर्थ सरफेस इज। बताए, यूनिट पूछ रहा है किसका? सरफेस ड्रेसिंग का और एंड लेवलिंग का। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, या फिर आपका रनिंग मीटर, या फिर क्यूबिक मीटर, या फिर क्विंटल। आपका एलवेज सरफेस ड्रेसिंग के लिए आपको यूनिट क्या समझते हैं? क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा ना, एंड लेवलिंग के लिए भी आपका मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। ठीक है, और आपका मीटर स्क्वायर और किसका किसका यूनिट होता है थोड़ा बता दें। प्लास्टरिंग का, कल या परसों के क्लास में हम लोग किए थे। प्लास्टरिंग हो गया आपका, पॉइंटिंग हो गया, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, जेफरी वर्क हो गया,
जेफरी वर्क हो गया, ठीक है। और बताएं, ये सारे जितने हैं, पॉलिशिंग हो गया, पॉलिश, ये सारे जितने हैं सबका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बिल्डिंग रिक्वायर्ड 9 आरसीसी कॉलम, 9 आरसीसी कॉलम ऑफ ए साइज जितना है, कितना है, 0.2 मीटर है, उसका विड्थ दिया हुआ है, 0.2 मीटर इसका थिकनेस है, एंड 4 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ए स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ अ स्टील रेनफोर्समेंट इज टू प्रोवाइडेड इज ए 1.5% बाई ए ग्रोस वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है हमको, बिल्डिंग रिक्वायर्ड 9 आरसीसी कॉलम, शायद इसका इतना इतना दिया। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील, स्टील निकालना है, ठीक है, कि 9 कॉलम हम लगा रहे हैं जिसका साइज ये है, ठीक है। तो उसका टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितना क्विंटल लगेगा, जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकलेगा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग जो कॉलम का साइज दिया गया है, कॉलम का साइज से पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉलम। चलिए लिखते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉलम, 1 कॉलम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और यहाँ 4 मीटर दिया है, कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 मीटर क्यूब। ये मेरा हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब एक कॉलम का वॉल्यूम कितना है, 16 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये मेरा एक कॉलम का निकल गया, लेकिन हमको कितना कॉलम का चाहिए, 9 कॉलम का चाहिए। तो हमको यहाँ पर क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉलम, वॉल्यूम ऑफ कॉलम कितना हो गया, 9 इंटू 0.16, कितना होगा, ये गुना कीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 54, ठीक है, 9 सौ 54 के 4 हो गया, 9 सौ 54 के 4 कितने, 5 9 5 14, हाँ 1.44 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, 9 कॉलम का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना कि स्टील का वेट, ठीक है। स्टील का वेट कैसे निकलेगा, स्टील वेट, स्टील वेट, स्टील वेट हमको कैसे निकलेगा बताएं। ये मेरा कॉलम का साइज हो गया, ये मेरा मतलब 9 कॉलम का ये वॉल्यूम हो गया, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ 1 कॉलम हो गया, ठीक है। तो स्टील वेट निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका डेंसिटी कितना होता है, 7850, ठीक है। तो हम लोग 7850 लेंगे, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कितना बोला है, देखिए क्या है, इफ द स्टील एनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड 1.5 मीटर ऑफ ग्रोस वॉल्यूम, कितना कितना 1.5%, ठीक है। तो हम लोग लेंगे 1.5%, 0.015% हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये होप का हो गया। अब इसका जो डेंसिटी कितना होता है, यूनिट वेट 1440, और वो नहीं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है जी, टोटल वॉल्यूम मेरा कितना है 9 कॉलम का, 1.44, 1.44। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, केजी निकाल देना है, पर केजी कितना होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, 169.5 केजी, ठीक है। ये कितना आ गया इसका टोटल वेट, 169.5 केजी। अब जो निकालेंगे हम लोग क्विंटल में, ठीक है, वो क्विंटल का, हम लोग जानते हैं कि स्टील का जो हम लोग मेजर करते हैं क्विंटल में मेजर करते हैं। तो ये आपका हो गया इतना केजी हो गया। तो इतना केजी को जब हम लोग 169.5 को हम लोग जब 1 क्विंटल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1.695। देखिए तो कहीं है 1.695, तो हम लोग बोल सकते हैं ये किसके क्लोज है, 1.79 बोल सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसके करीब इसी का है ना, 1.6 है, 9 है, और मतलब 9 के 7 के करीब है, तो हम लोग 7 ले लिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। समझ गया, कुछ नहीं करना था, 9 कॉलम का वॉल्यूम दिया, 9 कॉलम का हमको वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। 9 कॉलम का हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ स्टील निकालना था। तो पहले हमको 1 कॉलम का वॉल्यूम दे दिया था, ठीक है, 1 कॉलम का वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए। वैसे हम लोग 1 कॉलम का जितना निकला,
फिर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 9 कॉलम का वॉल्यूम आ गया, टोटल कितना 1.44, ठीक है। अब हमको वेट निकालना है, तो इसका जो डेंसिटी, इसका जो यूनिट वेट होता है कितना था, इसका वॉल्यूम हो गया इंटू इतना परसेंट इंटू 7850, ठीक है। इससे हम लोग स्टील का वेट निकाल दिए, टोटल वेट इतना आ गया। उसके बाद हम लोग क्विंटल से 1 क्विंटल से डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 1.7, ठीक है। अब बताएं, कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन। इजी क्वेश्चन है जी, इसमें बताने लायक कुछ चाहिए, बताएं। कॉन्स्टेंट परसेंटेज में एस बाई सी के पावर 1 माइनस एन। बेटा इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं, कमेंट में इसका आंसर बताएं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ बताएं। ए थियोडोलाइट, व्हाट विल बी हैपन विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ ए अपर प्लेट, upper and lower plate, if a lower plate is clamped and upper plate is rotate unclamped। देख रहे हैं क्या लिख रहा है, लोअर प्लेट इज क्लैम्प्ड, मतलब लोअर प्लेट को कस दे रहा है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। कौन सा प्लेट मूव करेगा आपका, अपर प्लेट, मतलब ये आपका 2 प्लेट है, तो बोल रहा है कि लोअर प्लेट इज क्लैम्प्ड, मतलब ये जो प्लेट है ये प्लेट को क्लैम्प कर दिया है, और अपर प्लेट अनक्लैम्प्ड है, मतलब इसको कसा नहीं है, ये घूम सकता है ऐसे, ये दोनों साइड घूम सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मेरा लोअर प्लेट है और ये मेरा अपर प्लेट है, ठीक है। ये लोअर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, इसको क्लैम्प कर रहा है। पढ़िए आप लोग, इफ द लोअर प्लेट इज क्लैम्प, इसको क्लैम्प कर दिए, देन अपर प्लेट इज अनक्लैम्प, मतलब अपर प्लेट मूव कर सकता है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऑप्शन में समझते हैं। अपर प्लेट रोटेट और इनर साइड विथ रिस्पेक्ट टू मोशन बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट, एकदम यही सही है। अपर प्लेट मेरा घूम रहा है ना, अपर प्लेट मेरा घूम रहा है, लेकिन लोअर प्लेट को क्लैम्प कर दिया है, इट मीन्स कि अपर प्लेट मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। इनर विथ रोटेशन बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताएं, ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल लोड इंटेंसिटी ऑफ W किलोन्यूटन पर मीटर डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड, द मेन रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड, कहाँ प्रोवाइड कर देंगे बताएं, ये तो इजी क्वेश्चन है। एलवेज कहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और नीचे से लोड लग रहा है, इट मीन्स कहाँ, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब बताएं, थिन बिटुमिनस थिक बिटुमिनस वाटर बोर्ड मकाडम सीमेंट कंक्रीट हाई, क्या है, हाई बिटुमिनस कितना होता है, ये तो मेरा सही है एकदम 100%। सीमेंट कंक्रीट विथ क्या है, हाई बिटुमिनस सरफेस, बताएं इसमें क्या 2% होता है, वाटर बोर्ड मकाडम में कितना 3% होता है, हाँ। थिन बिटुमिनस सरफेस, थिन बिटुमिनस, थिक में हो गया, थिक में कितना होता है, थिक में हो गया 2, और थिन में 2.5, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो 1 कहाँ कहाँ है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, इट मीन्स कि ये तीनों नहीं है, जो आपका बच गया आपको राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए इसका टेबल तो आप लोग को पता ही होगा, मैं लिखाया भी हूँ। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए काउजिंग ए परमानेंट हार्डनेस, बताएं परमानेंट हार्डनेस के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर बोथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ओनली। तो एलवेज हमको पता है कि मैग्नीशियम सॉरी परमानेंट हार्डनेस के लिए जो हम लोग कंपाउंड को यूज करते हैं वो एलवेज कैल्शियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर दोस्त। बताएं, इज कैरेक्टराइज ड्यू टू ए स्वेलिंग काउज बाय ए growth of a layer of a sapwood over a wound after a branch has been cut of an irregular manner, उस हमने क्या बोलते हैं, हाँ उस हमने क्या बोलते हैं, caused by a growth of a layer sapwood over a wound after a branch has been cut इन इरेगुलर मैनर, उसे हमने क्या बोलते हैं, रिंग गाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग गाल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहीं पे समाप्त। तो आज का सेशन का क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिस यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, जो कि डे नंबर 26 होगा, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग को कमेंट में इसका जवाब दें, और साथ ही साथ जो मैं दिया हूँ कि कुछ का सॉल्यूशन, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।